स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है विभा देवसरे की कहानी प्राण प्रतिष्ठा। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सनी ने स्कूल से लौटकर अपना बस्ता टांगते हुए खामोश खड़ी अपनी बड़ी बहन पारू को देखा। आंखों के इशारों से ही कुछ जानना चाहा। पारू ने सिर को नकारात्मक अंदाज में जब हिलाया तो सन्नी लगभग चीख उठा। मुझे तो मालूम था इस घर में कभी कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने सब दोस्तों से कहकर आया हूँ कि छुट्टियों में हम लोग घूमने जा रहे हैं और यहाँ कभी कोई प्रोग्राम ही नहीं बनता। पारू दीदी, तुम देखना, एक दो दिन में बुआ जी अपने परिवार सहित आ जाएंगी या फिर मम्मी की वह लाडली बहन। फिर यह नहीं सुनाई देगा कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, एक ही कमाई से पूरा नहीं पड़ता, बस सारा रोना हम लोगों के ही सामने होता है, कभी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। सन्नी ने गुस्से में अपने जूते मोजे उतारे और लगभग उन्हें फेंकते हुए चप्पल पैरों में डाल दरवाजे की ओर बढ़ा ही था कि पारू ने आवाज दी, अरे स्कूल से लौटा है, कुछ खा तो ले। इसी बीच सरोज कमरे से निकल बाहर जाते हुए सन्नी को रोकते हुए बोली, कहाँ जा रहा है सन्नी? अरे बेटा, खाना तो खा ले। पारू, तूने अब तक उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। चलो सन्नी, स्कूल के कपड़े भी नहीं बदले, कुछ खाया भी नहीं और चल दिए खेलने। सन्नी ने माँ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं खाना है मुझे, जाने दीजिए। सरोज ने आश्चर्यचकित हो पारू से पूछा, क्या हुआ इसे? तुझसे कुछ झगड़ा हो गया क्या? पारू ने भी लगभग चिढ़ते हुए कहा, मैं क्यों झगड़ूंगी, इसी से पूछिए, क्यों नाराज है? सन्नी को प्यार से मनाते हुए सरोज उसे अपने कमरे में ले आई। पारू भी उनके संग ही आकर माँ के पास बैठ गई। माँ ने सन्नी से पूछा, अब बता, क्या बात है? स्कूल में किसी से झगड़ा हुआ क्या? इस तरह नाराज क्यों है? अभी भी मुंह फुलाए बैठा था। उसे चुप देख पारू बोली, मम्मी, सन्नी इसलिए नाराज है कि तुमने और पापा ने छुट्टियों में कहीं घूमने चलने को कहा था और कल से छुट्टियां शुरू हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं बना। हम लोगों की तो कभी कोई इच्छा पूरी होती ही नहीं है, क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? सरोज ने गुस्से से अपना माथा पीट लिया। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तू इतनी बड़ी हो गई, सुबह से तुझे कितना समझा चुकी हूँ, बजाय इसके कि अपने छोटे भाई बहनों को समझाए, तू और उन्हें भड़काती है। पारू ने चिढ़ते हुए कहा, मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मैंने सन्नी से कुछ नहीं कहा। पारू को इस तरह दुखी होता देखकर सन्नी बोल पड़ा, मम्मी आप दीदी को क्यों कह रही हैं? कल ही पापा कह रहे थे कि छुट्टियों में हम सब कहीं घूमने चलेंगे। मैंने अपने सब दोस्तों से भी कह दिया है, पर पर क्या? कल पापा ने कहा है और हो सकता है कि कार्यक्रम बन जाए। पर बेटे, तुम लोग अब समझदार हो रहे हो, घर की हालत भी जानते समझते हो। अकेले एक पापा की कमाई से इतना बड़ा घर परिवार संभालना क्या आसान है? इस तरह मन छोटा तो नहीं करते हैं। सरोज बच्चों को जितनी गहराई से समझा रही थी, उतनी ही गहराई से अपने बच्चों का दुख भी महसूस कर रही थी। मासूम इच्छाओं को कब तक दफनाती रहेगी, इसका कोई हल उसके सामने नहीं था। कहने को उसके पति सरकारी गजेटेड ऑफिसर थे, थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई भी हो जाती थी, पर वह भी आटे में नमक के बराबर थी। बड़े शहर के खर्चे भी बड़े। यह हाल तो तब है जब वे लोग महानगर की एक अति साधारण सी बस्ती में रहते हैं, जहां उसे यह भी बताने में शर्म आती है कि उसके पति गजेटेड ऑफिसर हैं। हालांकि यह भड़ास जब तक वह महिलाओं के बीच निकालने से नहीं चूकती थी और उस दिन किचन में अपने पति के लिए कुछ स्पेशल जरूर बनाती, फिर भी सरोज सच्चाई को अनदेखा नहीं कर पाती और अब तो बढ़ती हुई पारू को देखकर उसका दिल और बैठ जाता। कैसे ब्याहेगी अपनी बेटी को? कहाँ से लाएगी इतना दहेज कि उसकी बेटी की जिंदगी में कोई खरोंच न पड़ने पाए? अच्छे लड़के तो बिकते हैं और उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं? जब भी वह अपने पति नरेश से इस बात की चर्चा करती है तो वह चुपचाप छत देखते हुए जाने कब सो जाते हैं और सरोज अपनी सूनी निगाह में भी बेटी के लिए सपने बुनने लगती। पता नहीं
तेजी से बदलती दुनिया में जमाने भर की माएं कब बदलेंगी, जब वे सिर्फ अपने लिए जी सकें। बच्चों का दर्द उनके रोए रोए से कोई छुड़ा दे। अपने बह आए आंसुओं को आंचल से पोंछती सरोज सन्नी का सिर सहला रही थी। पारू से माँ का दुख देखा नहीं गया। माँ के संग वह भी रो पड़ी। सरोज ने दोनों को समझाते हुए कहा, इस तरह परेशान नहीं होते। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे पापा नहीं चाहते हैं कि वे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करें, लेकिन वे कितने मजबूर हो जाते हैं। इसे समझ पाना बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन मम्मी, खर्चे तो होते ही हैं। कभी बुआ जी आ जाती हैं, कभी मौसी जी आ जाती हैं। वे लोग भी तो हमारे ही जैसे हैं। क्या हम उनके घर नहीं जा सकते हैं? सन्नी ने समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा। पारू ने भी सन्नी की बात पर मोहर लगाई। हाँ मम्मी, इस बार हम लोग भी उनके घर जाएंगे और हम भी उन लोगों के बच्चों की तरह खाने पीने की फरमाइश करेंगे। तब पता चलेगा कि कितना खर्च होता है इस महंगाई के जमाने में किसी की खातिरदारी करने में। हाँ मम्मी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आने दो पापा को। हम लोग पापा से यह बात जरूर कहेंगे। चाहे कुछ हो, इस छुट्टी में तो हम लोग जाएंगे, जरूर जाएंगे। सरोज को भी लगा कि बच्चे बात कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। ननद और बहन के घर जाने पर कम से कम खाने पीने और रहने की सुविधा तो मिल ही जाएगी। फिर दोनों शहरों में रहती हैं, बच्चों का घूमना भी हो जाएगा। आखिर छुट्टियां बाहर बिताने का कार्यक्रम बन ही गया। सन्नी और पारू के लिए यह सूचना सपने के सच होने जैसा था। दोनों बहुत प्रसन्न हुए। छोटी मीता भी पारू और सन्नी के साथ बहुत प्रसन्न थी। अब समस्या थी कि जब वे सब लोग इन 15 दिनों तक घर से बाहर रहेंगे, तो दादी जी का क्या होगा? कैसे दादी जी से कहा जाए कि वे कुछ दिनों के लिए अपने छोटे बेटे के घर चली जाएं? सरोज हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन बच्चों से दादी जी को जानकारी मिल गई और वे स्वयं सरोज से बोली, तुम लोग छुट्टियों में कहीं बाहर जा रहे हो? मैं भी सोच रही थी कि रामदयाल की अम्मा के साथ कुछ दिन के लिए वृंदावन हो आऊं। सारी समस्याएं आनन फानन में निपटती जा रही थी और वह दिन भी आ गया जब सरोज एवं नरेश परिवार सहित रेल यात्रा पर निकल पड़े थे। वे सभी छुट्टियां बिताने घर परिवार की झंझटों से कहीं दूर जा रहे थे। बच्चों की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कुछ ही घंटों बाद टिफिन कैरियर खुला। सबने आलू पूड़ी खाई और सरोज ने टिफिन समेटा। पारू टिफिन के झूठे डिब्बे को पानी से खंगालने के लिए वॉश बेसिन की ओर चली गई। सेकंड में ही धड़ धड़ की आवाज के संग ट्रेन की बोगियां पलटनी शुरू हुई और सारा माहौल चीख पुकार में बदल गया। कौन कहाँ है, कैसे है, जी भी रहा है या दुनिया से कूच कर गया? सारे प्रश्न करुण और भयावह चित्कार में खो चुके थे। किसी को अपनों की सुध नहीं थी। आती जाती सांसों ने ही जीवित बचे रहने का संकेत दिया था। बेहोश सरोज ने जब अस्पताल में आंखें खोली तो पता चला कि 4 दिन पहले हुई ट्रेन दुर्घटना में उसकी दाहिनी टांग टूट गई है। सिर में भी पट्टी बंधी थी। दर्द से कराहते हुए उसने अपने बच्चों और पति के बारे में नर्स से पूछा। नर्स ने नाम पता नोट किया। 2 दिन बाद सरोज को पता चला कि उसके पति सन्नी और मीता दूसरे वार्ड में हैं। वे भी घायल अवस्था में हैं। सरोज ने नर्स और डॉक्टर से बहुत अनुरोध किया कि वह उसकी बेटी पारू के बारे में भी खोज करे। सरोज रोज वार्ड बॉय से, जमादार से सबसे प्रार्थना करती, यहाँ तक कि अपने पास वाले मरीज से भी कहती कि किसी तरह पारू का पता लगाएं। रोज पारू के नाक, नक्श, उम्र और कपड़ों के बारे में भी सबसे कहती, पर पारू के बारे में कोई उसे कुछ नहीं बता पाता। सरोज अब पहले से काफी ठीक हो चली थी। पति और बच्चों से भी वह मिल चुकी थी। वे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उससे पहले सरोज और उसके पति ने अस्पताल के सारे वार्ड में पूछताछ की। उस लिस्ट में भी खोजबीन की जो दुर्घटना के समय बनी थी। कुछ लोगों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त लोग उसी शहर के दूसरे अस्पताल भर्ती हुए थे। वहां भी वे लोग गए, लेकिन पारू नहीं मिली। सरोज अपने पति और दोनों बच्चों सहित घर वापस आ गई थी। पारू को भुला पाना संभव नहीं था और उसका मिलना और भी असंभव था। समय बीतता रहा। सरोज और उसके पति तो यह मान चुके थे
कि अब पारो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बूढ़ी दादी को न जाने अपने ठाकुर जी पर कैसा अटूट विश्वास था कि उनकी लाडली पोती एक दिन जरूर आएगी। धुंधली आंखों में गहरी चमक भरा विश्वास था, जबकि सरोज को तो उसके पति ने इस बात के लिए भी तैयार कर लिया था कि अगर कहीं भूले बिसरे भी पारू लौटी तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जवान है, न जाने क्या क्या उसके साथ गुजरी होगी। इसलिए उन्होंने तो पारू का क्रियाक्रम और मृत्यु का सारा संस्कार भी संपन्न कर दिया था। जाति, बिरादरी और समाज से भी इस बात पर मोहर लगवा ली कि उनकी बेटी अब पारू अब इस संसार में नहीं है। पर बूढ़ी दादी का क्या हो, जिनकी धुंधलाई आंखों में पारू की प्रतीक्षा समाई हुई थी। उनके ठाकुर जी ने उनके विश्वास को संकल्प में बदल दिया था, जबकि वह पारू को खोज निकालने में हर ओर से लाचार थी। सर्दियों की गहराती शाम, सूरज पूरी तरह अपनी उजास समेट चुका था। सरोज ने देखा घर के सामने एक टैक्सी रुकी, फिर टैक्सी का दरवाजा भड़ाक से बंद करती पारू भागी भागी माँ के गले से लिपट कर फूट फूट कर रो दी। संवलाया सूखा चेहरा, अस्त व्यस्त बाल और मटमैला सलवार सूट, हतप्रभ सरोज समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह उसकी पारू है, और पारू थी कि उसके आंसू नहीं थम रहे थे। वह लगभग चीख रही थी, तुम लोग मुझे कहाँ छोड़कर आ गए थे। तभी लड़खड़ाती दादी आई। उन्होंने पारू को कलेजे से चिपटा लिया। वह कहे जा रही थी, मुझे अपने ठाकुर जी पर पूरा भरोसा था। पारू के पापा भी आ गए थे। उनके चेहरे पर बिछड़ी बेटी के लौटने का कोई सुखद भाव नहीं था, एक दहशत थी। बार बार वे अपनी पत्नी सरोज को देखते और सरोज उनको। टैक्सी ड्राइवर सरदार जी ने बताया, इस लड़की ने मुझसे बहुत मिन्नतें की कि मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। दरअसल यह हमारे पड़ोस के एक कंपाउंडर के घर पिछले 4 महीनों से रह रही थी। एकदम गुमसुम रहने वाली इस लड़की को सब पगली समझते थे, क्योंकि ये अपनी याददाश्त खो बैठी थी। लेकिन कंपाउंडर की पत्नी इसे बहुत प्यार करती थी, इसका बहुत ख्याल रखती थी, इसे अपनी बेटी समझती थी। कंपाउंडर भी इसे अपनी बेटी मानता था। इस लड़की के आ जाने से निसंतान कंपाउंडर दंपति बहुत प्रसन्न थे। एक दिन अचानक ही कंपाउंडर की पत्नी को भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर मायके जाना पड़ा। पति की देखभाल के लिए वह इस लड़की को छोड़ गई। अचानक एक दिन रात में पड़ोसी कंपाउंडर के घर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। इसका रक्षक बना कंपाउंडर ही इसका भक्षक बनना चाह रहा था। पारू ने जब विरोध किया तो उसने इसे बहुत मारा, और बचाव में जब यह भागी तो इसका सिर दीवार से जा टकराया। यह बेहोश हो गई थी। तब तक हम इसकी मदद के लिए पहुंच गए थे। होश में आने पर इसकी याददाश्त लौट आई थी। अपने माँ बाप को याद करके यह खूब रोई। इसने अपना पता दिया और मुझसे बहुत मिन्नतें की कि मुझे घर पहुंचा दो। मुझे भी लगा कि शरीफ घर की लड़की है, इसे इसके घर पहुंचा देना चाहिए। दरअसल मेरी भी बेटियां हैं और मैं बेटियों का दर्द समझ सकता हूँ। पारू के पिता ने आगे बढ़कर अभी कुछ कहना ही चाहा था कि दादी अपना छोटा सा बटुआ टैक्सी वाले सरदार जी को थमाती भाव विभोर हो उठी। भैया, तुमने तो हमारा विश्वास लौटा दिया, तुम्हारा एहसान भुला पाना। अरे बहू, नरेश ऐसे ठगे से क्यों खड़े हो, तुम्हारी खोई अमानत तुम्हारे सामने है, इसे अंदर ले जाओ। नरेश गुस्से से तमतमाए, बस इतना ही कह पाए, अम्मा बस करो, अंदर जाओ। और सरदार जी आगे कुछ कहते कि सरोज ने उन्हें रोक लिया। नरेश टैक्सी ड्राइवर सरदार जी को लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गए। इस बीच दादी अपनी लाडली को लेकर अपने कमरे में जा चुकी थी, और सरोज एवं नरेश यह नहीं समझ पा रहे थे कि पारू का क्या करें। सरोज की आंखों से बराबर आंसू बह रहे थे। अचानक नरेश बोले, सुबह होने से पहले हमें पारू को ठिकाने लगाना होगा। सरोज लगभग चीख उठी, क्या कह रहे हो, क्या उसे मार डालोगे? नरेश ने आदेश भरे स्वर में कहा, चीखो मत, मुझे कुछ सोचने दो। इस लड़की को हम अपने घर में नहीं रख सकते। 4 महीने जाने किस किस के साथ, क्या क्या हम समाज में मुंह दिखाने लायक रह सकेंगे क्या? फिर मीता की भी हमें शादी करनी है। आंसू पोंछती सरोज को डपटते हुए नरेश ने कहा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। हम पारू को सुबह उजाला होने पर नारी निकेतन छोड़ आएंगे। लेकिन सरोज कुछ कहे इससे पहले नरेश बोले,
तुम्हें सिर्फ चुप रहना है। तुमसे पूछकर मैं कोई निर्णय नहीं लेने जा रहा हूँ। पारू के बारे में किए गए निर्णय के बारे में दादी माँ जान चुकी थी। रात भर पोती को कलेजे से लगाए सुबकती रही। सुबह 5 बजे उन्होंने पारू को उठाया। पारू को अपनी पूजा की साड़ी और गंगा जल देती हुई बोली, जा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जा। पारू आश्चर्यचकित दादी को देख रही थी और हक बकाकर दादी माँ से पूछ बैठी, इतने सवेरे नहा लूं? क्यों दादी, क्या हुआ? दादी ने दृढ़ आवाज में कहा, बस जो कह रही हूं वह जल्दी कर, समय बहुत कम है। पारू को आदेश देती हुई दादी माँ बाहर दरवाजे की ओर बढ़ गई। नरेश ने अम्मा को बाहर जाते देख बिस्तर पर पड़े पड़े ही आवाज दी, कहाँ जा रही हो अम्मा? अम्मा क्षण भर को रुकी और बहुत विश्वास एवं दृढ़ता के साथ बोली, मोहल्ला न्योतने जा रही हूँ। आज पूजा है, देवी की प्राण प्रतिष्ठा है। सरोज घबराई हुई सी सास के पास लगभग दौड़ती हुई आकर खड़ी हो गई। भौचक सी सास को देखते हुए बोली, क्या कह रही हो अम्मा? कैसी पूजा, कैसी प्राण प्रतिष्ठा? नहीं समझोगी बहू, तुम नहीं समझोगी। औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझोगी तो घर की लड़कियां ऐसे ही बेसहारा और दर्द सहती रहेंगी। जानना चाहती हो ना कि मैं कौन सी पूजा की बात कर रही हूँ? तो सुनो, मैं पारू को नारी निकेतन नहीं जाने दूंगी। वह इस घर की बेटी है, वह देवी स्वरूपा है। उसके साथ जो भी हुआ वह एक हादसा हो सकता है। बीमार मानसिकता की भले वह शिकार हुई हो, लेकिन हमारी निगाहों में और अपने घर में वह पवित्र है। उसके जीवन की सुरक्षा के लिए ही मैं भरे समाज में देवी के रूप में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही हूँ। और इससे पहले कि सरोज कुछ कहे, दादी चली गई थी मोहल्ले को न्योतने। नरेश और सरोज ठगे से एक दूसरे को देखते रह गए थे।